मीनाक्षी, बिल्कुल। दरअसल हमारी अभी कुछ देर पहले जो आप देखते हैं इसका कंट्रोल श्रीनगर और लेह हाईवे का, उससे हमारी बात हुई। उसने कहा है कि सेना की तरफ से उन्हें कहा गया है कि सिविलियन ट्रैफिक को श्रीनगर लेह हाईवे पर चलने की इजाज़त ना दी जाए। इमीडिएट इफेक्ट इसका जो है दिया गया है, आज से ही ये शुरू हुआ है। जो वाहन लेह और करगिल के लिए श्रीनगर से सुबह निकले थे उन्हें सोनमर्ग में रोका गया है और सोनमर्ग से आगे मात्र सेना के वाहनों को और सेना की गाड़ियों को ही चलने की इजाजत होगी। महत्वपूर्ण यहां पर मीनाक्षी ये है, ये मात्र एक सड़क है जिसको हम सेना की लाइफलाइन कहते हैं, क्योंकि जितनी भी तैनाती फौज की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर लद्दाख में है या फिर LOC पर है करगिल और लद्दाख में, उनकी सभी आवाजाही या उनकी रसद, उनके हथियार इसी सड़क से जाते हैं। और पिछले कई दिनों के दौरान हमने देखा लगातार इस पर जो है सेना की जो कॉन्वॉयज हैं, काफिले हैं, वही चलते थे। लेकिन जो कल रात को जो घटना घटी है अब पैंगोंग सू लेक के पास, उसके बाद अब आज जो है अब घोषणा की गई है ऑफिशियली कि ये सड़क अब आम लोगों के लिए फिलहाल आज बंद है और इस पर मात्र डिफेंसेस को यानी सेना के कॉन्वॉयज को और सेना के काफिलों को चलने की इजाजत होगी। क्योंकि अगर भारत की तरफ से जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कुछ दिन पहले कहा था कि मुमकिन है, ऑप्शन खुला है, चीन के साथ कोई युद्ध हो सकता है, उस युद्ध के लिए तैयारी एक दिन में नहीं होगी, वो पिछले 3 महीने से चल रही है। जब चीन ने सेना की तैनाती बढ़ा थी, भारतीय सेना ने भी अपनी तैनाती चीन से भी ज्यादा पूरे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में बढ़ा दी थी। अब उन सैनिकों के लिए हथियार, साजो सामान, राशन सब कुछ पहुंचाना होगा, क्योंकि ये एक दिन की बात नहीं है। ये कॉन्फ्लिक्ट जो चीन के साथ है महीनों चल सकता है। जैसे राहुल कंवर कुछ देर पहले महत्वपूर्ण बात कह रहे थे, क्योंकि अगर इतिहास भी देखें तो यही एक मौसम होता है जब कोई भी कार्रवाई होती है। अगर भारतीय सेना ने मन बनाया है कि चीन को यहां से खदेड़ना है तो उनके साथ अगर जंग की कोई गुंजाइश बनती है वो मात्र सितंबर या अक्टूबर में बनेगी, क्योंकि अक्टूबर के बाद इस पूरे इलाके में बर्फबारी शुरू होती है और तापमान 0 से 30 से 40 डिग्री नीचे चला जाता है। उसमें कोई भी सैन्य कार्रवाई जो है भारतीय सेना की तरफ से मुश्किल बन सकती है और इसीलिए टाइमिंग का बहुत महत्व हो जाता है। अशरफ, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, हमारे साथ पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनहार भी जुड़ चुके हैं और हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी जी भी मौजूद हैं। सज्जनहार जी, जो ये तस्वीर अभी उभर कर आ रही है, देखिए प्रधानमंत्री मोदी और चीन की लीडरशिप के बीच 18 मुलाकातें हुई हैं और भारत में जो आखिरी मुलाकात हुई थी महाबलीपुरम में हुई थी। खुद मैं वहां गई थी ग्राउंड पर रिपोर्ट करने के लिए और जिस तरह की गर्मजोशी 2 देशों के रिश्तों में दिखाई दी, वो तो अपने आप में एक इतिहास है, वो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। लेकिन उसके बाद जिस तरह से ये युद्ध जैसी स्थिति एक दिखाई देती है LAC पर, ये वाकई अपने आप में बेहद गंभीर विषय, क्योंकि साल 2020 में अगर किसी चीज की सबसे कम जरूरत है तो वो यही है। ओवरऑल इन परिस्थितियों को आप किस तरह से देख रहे हैं? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, जो आपने महाबलीपुरम में देखा है वो डिप्लोमेसी का एक अंग होता है, एक पहलू होता है जिसे प्रोटोकॉल कहा जाता है। और उसके अंतर्गत जो भी आपने गर्मजोशी देखी वहां पर वो करना बिल्कुल जरूरी था। जब प्रधानमंत्री हमारे गए थे वुहान में तो वहां भी ऐसे ही प्रोटोकॉल वगैरह सब चीज थी। परंतु जो असली बात होती है वो 1-to-1 कॉन्वर्सेशन में होती है। कैसे हमारे बीच के जो डिफरेंसेस हैं उनको कैसे पाटा जाए जिससे कि वो बाद में बनकर डिस्प्यूट नहीं बने, तो ये सब बातचीत होती है। परंतु अब हम देख रहे हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा है, मैं बिल्कुल सहमत हूं, जो 2020 में जो हमको सबसे कम जरूरत है वो है किसी जंग की, किसी कॉन्टेस्ट की, किसी कॉन्फ्रंटेशन की। क्योंकि सभी देश एक तो वुहान वायरस से जूझ रहे हैं और दूसरा इकोनॉमिक डाउनटर्न से जूझ रहे हैं। तो ये बहुत ही, जैसे कहते हैं, द्वितीय महायुद्ध, विश्व युद्ध के बाद ये ऐसा पहला मौका आया है जब ऐसे हालात हुए हैं। और इसमें चीन ऐसा प्रतीत होता है जो उसने इसको देखा है, जो उसके लिए एक स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी बनकर आया है, सामरिक अपॉर्चुनिटी बनकर आया है, क्योंकि वो काफी जल्दी इससे वायरस से निकलने में सक्षम हो गया है। उसकी जो अर्थव्यवस्था है वो भी ठीक हो रही है। तो वो सोचता है जो भी, क्योंकि और देश तो उसके विरुद्ध इतनी अच्छी तरीके से खड़े नहीं हो पाएंगे, तो वो यहां पर लद्दाख में कर रहा है, साउथ चाइना सी में कर रहा है, ईस्ट चाइना सी में कर रहा है। परंतु जो अभी हादसा हुआ है उसमें मैं ये 2 शब्द कहना चाहूंगा। जो एक तो हमारी जो सेना है पूरी मुस्तैदी से वहां पर तैनात है, ये बहुत ही अच्छी बात है। जो पहले चीन कह रहा था, जो लेट अस लुक एट द बिग पिक्चर, हमको अपने और संबंधों को आगे ले जाना चाहिए, यहां से थोड़ा थोड़ा दोनों को म्यूचुअल विड्रॉ करना चाहिए, भारत ने उसमें अग्री नहीं किया, बिल्कुल ठीक किया।
और दूसरा है जो भारत बिल्कुल इसको सीरियसली ले रहा है। आपने जो बताया है, जो वहां से श्रीनगर लेह का जो रास्ता है उसमें सिविलियंस के लिए रोक दिया गया है, मतलब भारत इसको बिल्कुल सीरियसली ले रहा है और जो कुछ करने की जरूरत है जमीनी तौर पर वो कर रहा है। ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल रोहित देव भी इस वक्त जुड़ गए हैं। रोहित देव जी, जो बड़ी तस्वीर यहां पर उभर रही है, देखिए जिस बात का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, 15 जून की रात को जो हुआ वो अपने आप में भारत और चीन के इतिहास में इस तरह की खूनी झड़प चौथी बार हुई। 45 साल बाद ऐसी घटना सामने आती है, जिसके बाद भारत की तरफ से एक मैच्योर कोशिश हुई हालात को संभालने की, लेकिन चीन अपने शब्दों से बार बार पलटता हुआ, अपने मंसूबों से पलटता हुआ दिखाई दिया है। अब जो स्थिति हुई है 29-30 अगस्त की रात को, यहां से आगे आप इन हालात को कैसा बढ़ता हुआ देख रहे हैं? ये आपने काफी अच्छा विश्लेषण किया है इसका। मैं नहीं समझता कि आगे आने वाले समय में कोई भी किसी कमी आएगी चीन की तरफ से इसको और एस्केलेट करने की। चीन के हित में है एस्केलेशन, भारत के हित में है डीएस्केलेशन, और दोनों देश जो अभी जूझ रहे हैं उसका परम कारण चीन है। चीन कूटनीतिक तौर पे हार की कगार पे खड़ा है, आर्थिक रूप से हार की कगार पे खड़ा है, और उसको भारत एक उभरता हुआ आर्थिक स्थिति में दिख रहा है। और जो सपोर्ट मिला है भारत को, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे इजराइल हो, उस टाइप की सपोर्ट चीन ने सोचा भी नहीं था कि मिलिट्री तौर से भी भारत को मिल सकती है। यहाँ तक हमारा सवाल है, बड़ा सिंपल सा एक फॉर्मूला है, अपने रोड नेटवर्क, सरफेस कम्युनिकेशन, मिलिट्री बिल्डअप को आप जारी रखिए, किसी भी तरीके से अपने आप को किसी कमजोरी में मत डालिए। बहुत हो गया, 5-6 दशक का हो गया कि हमने सोचा कि हिंदी चीनी भाई भाई से शुरू करके और इस तरह तगार में पहुंच गए हैं कि चीन कुछ नहीं करेगा, हम रोड नहीं बनाएंगे तो वो अंदर नहीं आएगा। ये सब बहुत ही मैं एक तरह से बोलूं तो बेवकूफी टाइप बातें होती हैं मिलिट्री रेल में, और जो आज तक होनी नहीं चाहिए थी। बट अब देश संघर्ष कर रहा है, देश पूरा एक जुड़ा हुआ है, और चीन को काफी भारी पड़ा है। जो 15 जून की आप बात कर रही हैं, उससे उभर के पीएलए और मानसिकता जो उसकी गवर्नमेंट की है, भारी नहीं आ पाए हैं कि ऐसी क्षति हुई है कि एक एम्बुश में घुसी पार्टी ने उनका क्या हाल किया हमारी तरफ से। तो मैं समझता हूं कि जहां तक भारत का सवाल है, पगांसों का जो आपने देखा 29 को, ऐसी झड़पें और होंगी। ये सदर्न बैंक पे हुआ था तो ये काफी एग्रेसिव डिजाइन है। मैं समझता हूं कि भारत को इसको अच्छी तरह से कूटनीतिक तौर पे हाईलाइट करना चाहिए, और चीन को थोड़ा और नजरिए से देखना चाहिए कि ये जो चीन है ये नहीं बाज आएगा। आप देखेंगे अक्टूबर-नवंबर तक ये कुछ ऐसी भी कोशिशें करेगा कि कुछ परमानेंसी और लाए अपने डिप्लॉयमेंट में, और धीरे धीरे जो भी इसकी डिप्लॉयमेंट हो रही है मेनलैंड चाइना से, शिगात्से से होते हुए आगे एलएसी की तरफ, अगले 4-5 साल में चीन और ही एग्रेसिव होगा। जी, ये बड़ी बात कह रहे हैं सर आप यहाँ पर, या बड़ी बात कह रहे हैं। मैं आपके पास फिर लौटूंगी, इसको आप कंप्लीट करिएगा। लेकिन हमारे पास देखिए